नमस्कार। न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं मोदी सरकार के कद्दावर मंत्री नितिन गडकरी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। फार्मर्स के सुसाइड का मसला इतना बड़ा मसला हो गया है कि आप बेहतर कर भी रहे होंगे, लेकिन इमेज जो है वो आप फार्मर विरोधी चली गई। अब आप बताइए कि आपके सहयोगी क्यों इस मुद्दे पर, शिवसेना क्यों इस मुद्दे पर आपके खिलाफ खड़ी है? आपको कद्दावर दबंग मंत्री कहा जाए तो अतिशयोक्ति तो नहीं होगी? देखो, मैंने तो अपने लिए कुछ कहना नहीं चाहिए। मैं तो इस समय लैंड एक्विजिशन के विषय पर सरकार की जो भी बात है वो आम किसानों तक, गरीब मजदूर किसान तक पहुँचे, इसके लिए कोशिश करके इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि जब बना तब मैं उसमें पार्ट था और जिस उद्दिष्ट से बना है वो उद्दिष्ट लोगों तक पहुँचे, इसलिए पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लैंड एक्विजिशन का जो मसला है, ये जो बिल है, उसके ऊपर जो वाद संवाद हो रहा है, उसमें कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी नहीं दिख रहे हैं। क्या बात है? चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने पार्लियामेंट में 9 अमेंडमेंट्स जो है उसके ऊपर बहुत अच्छा जवाब दिया और वो लगातार इस विषय पर बोल रहे हैं। राधा मोहन सिंह जी भी बोल रहे हैं और अरुण जी भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूं, और प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात के द्वारा इस बारे में लोगों के मन में कोई गलतफहमी न रहे, इसलिए अपनी बात को कही है। किसान कह रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री हमारे मन की बात नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए शायद संघ परिवार से बीजेपी की कार्यकारिणी में ये कहा गया कि इस पूरे मसले पर वाद संवाद के लिए नितिन गडकरी को ही आगे रखना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये जो यूपीए सरकार है, इन्होंने पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के रूप में 3 मुद्दों को उठाया। ये देश का जो विकास हो रहा है, गांव का विकास हो रहा है, किसानों का विकास हो रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है, हवा रोड के काम बढ़ रहे हैं, उनको मालूम है कि विकास की तुलना में अब इस सरकार से हम मुकाबला नहीं कर सकते। तो 3 बातें उन्होंने तय की है। पहली बात ये तय की है कि ये सरकार कारपोरेट का और धनवान लोगों का है और गाँव, गरीब, मजदूर और किसान के खिलाफ है, ऐसा दुष्प्रचार करना। दूसरी बात उन्होंने तय की है कि ये सरकार माइनॉरिटी के खिलाफ है और अल्पसंख्यक समाज पर ये सरकार आने के बाद अन्याय और अत्याचार बढ़े हैं। अगर कहीं हमारा संबंध भी नहीं तो हमारे नाम पे बिल फाड़कर, तो ये माइनॉरिटी के मन में डर पैदा करना चाहता है और डर पैदा करके वो अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स की राजनीति करना चाहते हैं। और तीसरी बात, ये दलित और आदिवासी को कह रहे हैं कि ये धनवानों का सरकार है, ये कारपोरेट का सरकार है, इसको गरीबों से कोई लेना देना नहीं है, ये आदिवासी दलित सबके खिलाफ है। तो ये प्रोपोगंडा जो है, जो कांग्रेस पार्टी चुनाव में पूरी तरह से जिस प्रकार से चुनाव हार गई और फ्रस्ट्रेट और निराश हो गई, अब वो जातीयवाद की और सांप्रदायिकता की भावना को भड़काकर फिर से एक बार राजनीति में आना चाहती है। उनकी इस नीति का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि आप भी इस बात को एग्रेसिवली कहिए। लेकिन आप इस बात को तो मानेंगे कि चाहे वो प्रोपेगेंडा हो, उन्होंने ये इमेज इस सरकार के ऊपर डाल दी है कि ये कॉर्पोरेट्स की सरकार है। उन्होंने ये इमेज और आपके सहयोगियों के सहयोग से ये इमेज डाल दी है कि ये सरकार जो है वो ग्रामीण और फार्मर्स के विरोध की सरकार है, वो उनके विरोधी सरकार है। आप इसको, ठीक है, आप इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज में नितिन गडकरी खुद लगे होंगे, लेकिन इन तीनों विषयों पर जिसमें आपने बात की, इन तीनों विषयों पर सरकार, ये इमेज आपके सरकार के द्वारा देश को दे दिया गया है। अब आप बताइए कि आपके सहयोगी क्यों इस मुद्दे पर, शिवसेना क्यों इस मुद्दे पर आपके खिलाफ खड़ी है? पहली बात तो ऐसी है कि परसेप्शन में इसको गुमराह करने की कोशिश कुछ समय तक हुई, पर जिस प्रकार से हमने इसका जवाब दिया है, अब जनता के मन में कन्फ्यूजन निकल गया है और किसानों को बाय एंड लार्ज ये मालूम है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में केवल दिल्ली और मुंबई इंडस्ट्री नहीं आएगी। अब जहां 5000 की ग्राम पंचायत है वहां इंडस्ट्री आएगी। खेतियार, मजदूर और किसान के लड़कों को गांव में नौकरी मिलेगी। अब उसको दिल्ली और मुंबई के झोपड़पट्टी में जाकर काम के लिए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसी तरीके से फार्मर्स के सुसाइड का मसला इतना बड़ा मसला हो गया है। पिछले 3 महीने से जिस तरीके से देश में एकाएक फार्मर्स ने सुसाइड करना शुरू किया क्योंकि उनके जो फसलें हैं खराब हो गई। जब कांग्रेस के लोग और जब सोनिया गांधी चल जाने लगी तो सडनली एक तरीके से, जिसे कहते हैं, सब के सब मोदी के मंत्री बाहर निकलने लगे। पहली बात कहीं ना कहीं तो आपकी एंटी फार्मर जो परसेप्शन है, मुझे बताइए, मुलायम सिंह जी की सरकार ने चेक बांटे, उसका हमारा क्या संबंध है? मुलायम सिंह की सरकार ने बांटे तो उनकी तो आप टांग खींचिए, लेकिन अगर आपकी सरकार कर रही है। पहली बात तो ऐसी है कि जब ये ओला आया, अतिवृष्टि आई, अकाली हुई, इस साल समझ में नहीं आता, ये एक आसमानी संकट है। अभी कभी ऐसा नहीं हुआ है।
बार बार ओले पड़ रहे हैं, बार बार पानी आ रहा है, ये सीज़न भी नहीं है, फिर भी ये जो आसमानी संकट है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने विदेश जाने के पहले जो हम मदद करने के जो नॉर्म्स थे उसको 1.5 गुना बढ़ा दिया। और मैं आपको बता, पूरे चेक पर उनके पैसे जमा करने के आदेश दिए। इसके बाद जो गेहूँ खराब हुआ है उसके खरीदने के बारे में निर्णय किया गया। छोटी छोटी बातें जितनी करनी वो भी की है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब राज्य सरकार में कुछ जगह पर चेक बांटते समय अगर अमाउंट का हिसाब निकालते हुए जो बातें हुई है वो ठीक नहीं है, उसको राज्य सरकारों ने सुधारना चाहिए। दूसरी बात ऐसी है कि जब किसानों पर संकट आता है तो निश्चित रूप में सरकार ने किसानों के साथ खड़े होना चाहिए, और हमारी सरकार खड़ी है, पूरी मदद करेगी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे बताइए कि 14 करोड़ लोगों ने बैंकों में खाते खोले हैं। अब हम धीरे धीरे सब सब्सिडी डायरेक्ट लोगों तक पहुँचा रहे हैं, क्या ये गरीबों का फायदा नहीं है? आज की स्थिति में तो यही परसेप्शन है कि साल भर के बाद मोदी सरकार की इमेज एंटी फार्मर की हो गई है। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। मोदी सरकार की इमेज जो ये है, कांग्रेस के लोग ऐसा कह रहे हैं, पर इस देश आज ऐसा क्यों है कि इन सारे मुद्दों पर विपक्ष आपके सामने एकजुट खड़ा है? नहीं, विपक्ष की एकजुट जो हो रही है ना, इसका कारण हमारी ताकत है। देखो, ये जितने नेता हैं, पत्नी, लड़के, बहू, भाई, इन्हीं को नेता बनाते हैं। ये जनता परिवार, डॉक्टर लोहिया जी का नाम लेते, अभी एक दूसरे को चेहरा नहीं देखते थे। ये क्यों एक आए? एक इसीलिए आए कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का जो डर पैदा हुआ, इसके कारण ये। चलिए, ये एक तो हो गए ना, आज होने ये दीजिए ना, हम तैयार है ना लड़ने के लिए उनसे। हाँ? हम लड़ने के लिए तैयार है। देखो, ये आज की बात नहीं है। देखिए, जो कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति जब स्ट्रांग होता है, एक पार्टी जब स्ट्रांग होती है, एक पार्टी की जब सरकार आती है, तो उसको विरोध करने वाले जो एक दूसरे से बात नहीं करते, वो पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म के नाम पर एक हो जाते हैं। गडकरी जी, आपके अध्यक्ष ने कह दिया कि नीतीश और लालू तो जीरो हैं, तो क्या ये दिल्ली की तरह ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? क्या बिहार जीत पाएंगे आप लोग? 100% जीतेंगे। जो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जी पिछले अनेक सालों में एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते थे, जिन्होंने आज तक 15-20 साल एक दूसरे को केवल गाली देने का काम किया है, जो कभी मुझे अच्छा, दोनों मिलकर तो बताए इनका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है? ये तो बताए। देखो, ये क्यों एक आए? इट इज़ ए अलायंस ऑफ अपॉर्चुनिज्म। ये केवल स्वार्थ के लिए जो संधि, अवसरवादी जो राजनीति है ना, उसका ये सबसे अच्छा उदाहरण है। केवल अवसरवादिता है, इनका कोई लेना देना नहीं। अगर वो बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो गए तो अवसरवादी है, ये आप कैसे कह सकते हैं? मुझे पता है, इसके पहले क्यों नहीं हुए इतने चुनाव हुए? ये हो सकता है कि उनके अलग अलग उस समय जब उनके विचार, जब नहीं, फैक्ट ऑफ दैट। और क्या गुटबाजी बिहार बीजेपी में नहीं है? अगर ऐसा है तो शत्रुघ्न सिन्हा क्यों नाराज होकर के बॉम्बे चले गए? मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि बिहार की लोकसभा में अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी पार्लियामेंट की सीट अगर नहीं जीतती, तो क्या ये दोनों एक आते हैं? आप बताइए मुझे। देखो, इनको एक आने का कारण ही यही है कि हम ताकतवान बने। और दूसरा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमको इस बात का अभिमान है कि हमारे खिलाफ ये जो अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, जो अवसरवादी राजनीति करते हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते थे, केवल मतलब के लिए और अवसरवाद के लिए अगर साथ आए, तो ऐसे अवसरवादियों के जो कोई उनकी अलायंस बनेगी, उनके साथ हम हिम्मत के साथ लड़ेंगे, विकास की राजनीति को आगे ले जाएंगे और जातिवाद और सांप्रदायिकता की राजनीति को समाप्त करके हम बिहार का चुनाव निश्चित रूप से जीतेंगे। एक बात बताइए कि शिवसेना से आप लोगों का 36 का आंकड़ा सही कब होगा? ये 36 का जो हमारा कोई 36 का आंकड़ा नहीं है। देखो, शिवसेना एक स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी है, हम एक स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी है, और हमारे सभी विचार अगर एक दूसरे जैसे समान होते तो हम एक ही पार्टी बनते हैं। पर सभी विचार कैसे? आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और शिवसेना कहती है कि मुस्लिम्स को यहाँ नसबंदी कराओ, वो कहते हैं ईसाइयों को नसबंदी कराओ, उनकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, देश का विकास नहीं हो सकता। उससे क्या आप अग्री करते हैं? देखिए, पहली बात तो हम उनसे एग्री नहीं करते। हम किसी के वोटिंग राइट को छीनना नहीं चाहते। परिवार नियोजन देश में सभी जात, पंथ, धर्म लोगों के लिए आवश्यक है। वो वोटिंग राइट्स की बात करते हैं कि इनके वोटिंग राइट्स नहीं होने चाहिए। देखिए, पहली बात तो हम उनके इस बात से सहमत नहीं है। तो ये मुझे एक समझाइए कि शिवसेना जो कह रही है उसका हमारा संबंध क्या है? देखिए, उसका बिल हमारे नाम से क्यों फाड़ते हैं? संबंध, उसका बिल तो आपके नाम से ही पड़ेगा। नहीं, क्योंकि वो आपके सहयोगी है, सेंटर में भी वो आपके सहयोगी है, महाराष्ट्र में भी वो, और आप सब साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। पहली बात, शिवसेना इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है, उनके राजनीतिक विचार अलग है, उनका नेता अलग है, और उनके व्यू पॉइंट रखने का लोकतंत्र में उनका अधिकार है। जिस तरीके की बातें शिवसेना कर रही है, या जिस तरीके की बातें आपके यहाँ के साधु साध्वी ये सब जो लोग कर रहे हैं, उससे आपको नहीं लगता कि साधु कोई बीजेपी के सदस्य है क्या?
बीजेपी के ऑफिस बेरर है क्या? अरे आपके वृहत ही अरे परिवार ऐसा के कैसे? आप सदस्य सब बिल हमारे नाम से क्यों फाड़ती हो? कोई भी उठकर अगर बोलता है जिसका हमारा कोई सदस्य नहीं, हमारा कोई मेंबर नहीं, जिससे हमको कोई लेना देना नहीं, उसकी बातों पर हमारे ऊपर चिपकाना ये जस्टिफाई नहीं हो सकता। लेकिन उसकी बात तो चलिए मैं उनको इग्नोर भी कर दूं, पर क्या मैं मोहन भागवत जी की बात को इग्नोर कर सकती हूँ जब वो बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र है भारत, एक हिंदू राष्ट्र है? देखो, पहली बात तो मोहन भागवत जी के स्टेटमेंट का क्लैरिफिकेशन करना मुझे कोई अधिकार भी नहीं, जरूरत भी नहीं है, पर मैं नागपुर से हूँ। मोहन भागवत जी बहुत संतुलित बोलते हैं और जो उनके स्टेटमेंट को विवादग्रस्त बनाया गया। क्या योगी आदित्यनाथ के बयान को भी आप उसी तरीके से कहेंगे? आप रिवर टूरिज्म की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमें रिवर टूरिज्म करना है, हमें वहां पर लोगों को और एम्प्लॉयमेंट देना है, और वहां पर ये कल उनका बयान आया है योगी आदित्यनाथ जी की कि हर की पौड़ी पर कोई मुसलमान नहीं जाना चाहिए। ये क्या बयान है भाई? आप इससे ये बताइए कैसे विकास आप कर पाएंगे? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है और इस पार्टी में ज़्यादा लोकतंत्र होने के कारण कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होता है। ये क्या ज़्यादा बोलना ज़्यादा लोकतंत्र है? एक बात नहीं तो अब क्या है, अलग अलग नेता है, ये मुक्त चिंतन है कुछ लोगों का। निश्चित रूप से इस कमी को सुधारना चाहिए और पार्टी के अध्यक्ष इसकी चिंता कर रहे हैं, ऐसे लोगों से बातचीत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि ये ठीक नहीं है। और मुझे लगता है ये निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे जो बयान आते हैं उसको रेक्टिफाई करना, और जिनको बोलने का अधिकार है वो मीडिया में बोले और जिनको नहीं है वो ना बोले, इससे नया कंफ्यूजन ना क्रिएट करें। बताइए कि पीपल लाइक योगी आदित्यनाथ है ना, पिछले कई महीनों से बोल रहे हैं, शिवसेना में सामना में पिछले कई महीनों से लिखा जा रहा है, तो क्या आपकी बात का असर नहीं हो रहा है? आप लोगों ने उनको बताया कि इस तरीके के बयान से सरकार की किरकिरी होती है, सरकार जो अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है मैंने कल भी 2 इंटरव्यू दिए हैं और मैंने साफ कहा कि वो स्वतंत्र पार्टी, उनको क्या बोलना और क्या नहीं बोलना उनका अधिकार है, पर उनकी इन बात से भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है। मैंने क्लियर किया। अब जो मुझे बताइए किसी और पार्टी ने कोई बयान दिया, हमारे पास अभी अटल जी के सहयोगी हैं, अरे भाई सहयोगी पार्टियां बहुत हैं, अगर उसमें से किसी ने कोई बयान दिया उसके लिए मेन पार्टी जिम्मेदार है, ये कैसा न्याय होगा? लेकिन ये इसलिए क्योंकि जब यूपीए की सरकार थी तो वो भी अपने सहयोगियों के कारण ही परेशान थी, उनके भी जो भी प्रॉब्लम्स हुए थे ज्यादातर सहयोगी पार्टी के प्रॉब्लम थे। आज यही देखा जा रहा है कि एनडीए की जो सरकार है वो भी अपने सहयोगी दलों के कारण परेशान है। अलायंस पॉलिटिक्स जहाँ होती है ना, जब आज तक देश के लोकतांत्रिक इतिहास को देख लो, जहाँ जहाँ अलायंस पॉलिटिक्स होती है वहाँ छोटे मोटे प्रश्न आते हैं, खड़े होते हैं, सॉल्व होते हैं, ये चलते रहता है। और अलायंस पॉलिटिक्स में अगर सभी पार्टियां एक ही सुर में अगर बोलती तो एक पार्टी नहीं बन जाती, वो अलग अलग है, इसीलिए तो अलग अलग सुर में बोलती है। तो ये सब, और वो जो कॉम्प्रोमाइज होता है ना, द पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पॉलिटिकल कंपल्शन, पॉलिटिकल लिमिटेशंस एंड पॉलिटिकल कॉन्ट्रडिक्शंस। तो ये कोई हर जगह पर ये नैसर्गिक भी मैत्री नहीं होती, आवश्यकता के अनुसार अलग अलग पार्टियों के साथ होती है। अभी आप जम्मू कश्मीर में हैं, हमारे साथ जो पीडीपी के साथ अलायंस हुई है उनके विचार अलग है, हमारे विचार अलग है, पर जम्मू में कोई पर्याय नहीं था, कोई सरकार नहीं बन पाती थी, वहाँ का विकास के लिए फिर से एक बार देश के लिए विकास के लिए एक प्रयोग करने की आवश्यकता थी, हमने किया। ये बात तो दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं कि उनके विचार अलग है, हमारे विचार अलग है। लेकिन जो दोनों के विचार अलग अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद आप चलने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़खड़ा के गिर जाएंगे? देखो, हम इस देश की जनता ने हमको पूरी ताकत से मेजोरिटी देकर हम जीत कर आए हैं। आप लोग को नहीं लगता कि आप लोग कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट होते चले जा रहे हैं? जिस तरीके से आप लोग बोलते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, उसमें थोड़ा थोड़ा एरोगेंस दिखने लगा है, ऐसा क्यों? पहली बात तो हम बिल्कुल एरोगेंट नहीं है, हमने एरोगेंट नहीं बनना चाहिए। जनता के प्रति नम्रतापूर्वक ही अपनी बातों का जवाब देना चाहिए, और कहीं भी हमारे इसमें हम एरोगेंस रखेंगे नहीं, एरोगेंस आने का सवाल नहीं उठता। हम जमीन पर ग्रास रूट पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। एक बात जरूर है कि हमारे बारे में हमारे विरोधक बार बार जब कन्फ्यूज़ नहीं किया जाता तो कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करते हैं, और कुछ मीडिया के लोग भी उनको साथ देकर हमको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। पर सच्चाई ये है कि हम डाउन टू अर्थ है, हम लोग सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। आपको जो ये जिम्मेदारी दी गई कि ग्रामीण लोगों को समझाओ और बताओ, ये आपको क्यों दी गई? क्यों नहीं और जो लोग हैं उनसे, मतलब क्या बात हुई है? मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि नितिन गडकरी को ये जिम्मेदारी पार्टी कार्यकारिणी, आरएसएस और फिर प्रधानमंत्री से दी गई। देखिए, आरएसएस का तो इसके साथ पहली बात तो ऐसी है कि मैं अपने क्षेत्र में 70,000 एकड़ गन्ना लगा हुआ है, मैं किसानों में, गरीबों में काम करता हूँ,
वहाँ किसानों के सहयोग से कुछ चीनी मिलें चालू किया, उसमें काम करता हूँ, बायोफ्यूल पे काम करता हूँ, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स में काम करता हूँ और गांव में जो आत्महत्या रोकने के लिए लगातार प्रयास करता हूँ। तो स्वाभाविक रूप से वहाँ जमीन से जो संबंध मेरा रहा उसके कारण, और जो मैंने आपको बताया कि मुंडे कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गायब कहाँ हैं? लोग पूछ रहे कि भाई इनको भी ढूंढा जाए, ये हैं कहाँ? कोई ये गायब कहाँ नहीं है। कहाँ बात कर रहे मैं हैं, क्या आपको बोल रहे हैं, बताता हूँ, कहाँ है? देखो प्रधानमंत्री के हम हैंड्स हैं, उनके सहयोगी है। प्रधानमंत्री के मन की बात उन्होंने भी कही। कहते हैं कि प्रधानमंत्री को विश्वास आप पर इसलिए क्योंकि आप बड़े दबंगी से चीजों को रखते हैं। ये तो प्रधानमंत्री बता पाएंगे, मैं कैसे बताऊंगा। अब मेरा जो भी स्वभाव है, मैं वो बहुत ट्रांसपेरेंट और ओपन माइंडेड हूँ, जो सीधी बात करता हूँ। छल कपट कारस्तान की राजनीति मैंने कभी की नहीं, तो बोलने में मैं साफ हूँ, पर मैं नम्रतापूर्वक अपनी बात कहूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी का, जयराम रमेश जी का, सोनिया गांधी जी का इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। इशू यही है कि राज्यसभा में जब ये आएगा विधेयक, हाँ, तो जिस तरीके से आप लोग अध्यादेश लाए और उस पर जितना बवाल हुआ, राज्यसभा में जब आप विधेयक लाएंगे तो आप पास कैसे करेंगे? आप जॉइंट सेशन बुला करके क्या? देखो, मेरा विश्वास है कि ये लैंड बिल के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये देश के विकास के लिए है, गांव गरीब मजदूर कल्याण के, किसान के कल्याण के लिए है। और मुझे लगता है कि अब बीजू जनता दल ने हमको सपोर्ट किया, बाकी भी छोटे छोटे पार्टियों से हमारा संवाद चल रहा है और बाय एंड लार्ज लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मायावती जी हो, मुलायम सिंह जी हो, ये सभी लोग उनके राज्य का और देश का विकास चाहते हैं। और जब मैंने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी सब मंत्रियों की, सभी राज्यों की, इन्हीं पार्टी के लोग आए थे, इन्हीं पार्टी के मुख्यमंत्रियों के पत्र मेरे पास हैं और उन्होंने कहा कि इसको सुधार करो, तो देश में एक विकास का कार्य नहीं होगा। जब कैरिडोर में मिलते हैं तो इसके खिलाफ बात करते हैं, जब उनके चेयर पर जाकर बैठते हैं तो अलग बात करते हैं। देखो, राजनीति की भी कुछ मजबूरी होती है, और जब वो विपक्ष की चेयर पर जब बैठते हैं तो उनको भी अपना रोल करने के लिए कुछ कहना पड़ता है। तो मुझे लगता है फिर भी सभी लोग आखिरी में देश हित में, किसानों के हित में इसकी राजनीति न करते हुए इसको सपोर्ट करेंगे और राज्यसभा में ये पास होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। प्रधानमंत्री जी ने 5 स्टार एक्टिविस्ट की बात की थी कि ये जो है, ये 5 स्टार एक्टिविस्ट जो हैं, ये देश की प्रगति का एजेंडा, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करते हैं। लेकिन यही 5 स्टार एक्टिविस्ट जब आप लोग विपक्ष में थे और उनका जब वो एजेंडा उठाते थे, उसी एजेंडे को आप आगे लेके चलते थे। देखिए, तो मुझे ऐसा बताइए, क्या हो गया कि आज वो 5 स्टार एक्टिविस्ट मुझे बताइए, नर्मदा सरोवर डैम बना, महाराष्ट्र को बिजली मिली, गुजरात का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 14% है, मध्य प्रदेश का कृषि विकास का दर 23% है। मुझे बताइए, नर्मदा सरोवर नहीं बनता, इतना पानी समुद्र में चला जाता, आज कच्छ में पानी आ गया, किसानों की गरीबी दूर हो गई। मुझे बताइए, ये इसका विरोध क्यों करते हैं? मुझे बताओ, आज कोई इस बात की चिंता नहीं करता कि बरसात का पानी जो आता है वो 70% पानी समुद्र में चला जाता है, उसको रोकने की कोई बात नहीं करता। और विकास के काम में आप मुझे बताओ, मैं जब इस मंत्री पद मैंने चार्ज लिया, 3,81,000 करोड़ के काम स्टकअप हुए थे, बंद पड़े थे। फॉरेस्ट, देश को इन्वायरमेंट भी चाहिए, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट चाहिए, इकोलॉजी भी चाहिए और डेवलपमेंट भी चाहिए। आपको लगता है कि आरटीआई जो है वो बहुत बड़ी बाधा बन रहा है देश की ग्रोथ में? देखिए, आईटीआई का सम्मान करना चाहिए और आईटीआई एक्टिविटीज़ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके कारण सरकार पर अंकुश भी है। कुछ जगह पर आईटीआई एक्टिविस्ट के नाम पर कुछ लोग ऐसे घुसे हुए हैं जो ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं, उनसे सावध रहना चाहिए। पर बाय एंड लार्ज आईटीआई के कारण काफी सरकार पर अंकुश आया और एक अच्छा नियंत्रण होना चाहिए। डाइल्यूशन करने की जरूरत है आरटीआई के एक्ट में? मुझे लगता है कि अभी जो एक्ट हुआ है अब उससे फिर से एक बार सोचने की आवश्यकता नहीं है, पर जो गलत लोग हैं जो इसका उपयोग करके ब्लैकमेलिंग करने का काम करते हैं उनको रोकने की जरूरत है, और ऐसे कम लोग हैं और उनके लिए चिंता करें। बाकी ओवरऑल एक्ट कोई गलत नहीं है। क्या जो अड़चने आपके मंत्रालय में आरटीआई एक्टिविस्ट के द्वारा की गई थी, उनको क्या वो ठीक हो रही है? वो सिलवटे वो सुधर गई, वो साफ हो गई? मुझे हमारे डिपार्टमेंट में कोई अड़चने नहीं है, उल्टा हमारा काम पूरा ट्रांसपेरेंट है। विकास, डेवलपमेंट के साथ ई गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, यही बातों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। मैंने 1 लाख करोड़ के काम अभी तक दिए हैं, सब एक एक टेंडर से दिए हैं, पूरे नियमों का पालन करते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्टर मुझे मिलने के लिए नहीं आता और हमने कहा कि नहीं, जो साफ काम है वो करिए। कहते हैं कि सरकार में 2 ही 3 तो मंत्री हैं जो अपनी चीज को दबंगी से कर लेते हैं, नहीं तो ज्यादातर तो मंत्री डरे हुए हैं कि होगा कैसे होगा। आपको कोई डरे हुए मंत्री ने कहा क्या कि मैं डरा हूँ? ये परसेप्शन क्यों आता है? आप अंदाज से क्यों? एग्जैक्टली, मैं अंदाज से नहीं कह रही हूँ, ये परसेप्शन है, मैं अंदाज से क्यों कहूंगी? पहली बात तो ऐसे कि कैबिनेट में खुलकर चर्चा होती है, सभी मंत्री सभी बातों के बारे में बोलते हैं। अब थोड़ा सा स्वभाव में अंतर होता है। मेरा स्वभाव पहले से थोड़ा सा
एकदम असर्टिव है, एग्रेसिव होता है, मैं तुरंत बोलता हूँ। तो कम ज़्यादा व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार फ़र्क पड़ता है। सभी लोग अच्छी तरह से बोलते हैं, सभी तरह अपनी बात रखते हैं और हमारा टीम वर्क अच्छा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर देश के भविष्य को बदलने का एक जो मिशन हमने हाथ में लिया है, सब लोग अपने अपने ताकत के साथ काम कर रहे हैं। कहते हैं कुछ, आप तो खैर जीत के आए हैं, आप तो लोकसभा में हैं, बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज है उसके जो मंत्री हैं वो सब राज्यसभा से हैं, तो बोलते हैं कि वो लोग कटे हुए हैं जनता से। देखिए, जिस अभिनेत्री का पिक्चर चलता है ना, उसी पे गॉसिप लिखा जाता है। हम लोग ताकतवान हैं, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए दुनिया हमारे तरफ देख रही है। आप मुझे मेरा इंटरव्यू क्यों ले रही है? क्योंकि मेरा इंटरव्यू बिकेगा। जिस दिन मुझे कोई नहीं पूछेगा तो मेरा इंटरव्यू कौन लेगा? वैसे हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी काम कर रही है। आप लोग टॉप मोस्ट एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। देखो, ये सच्चाई है कि जिस अभिनेत्री का पिक्चर चलता है उसी पे गॉसिप लिखा जाता है। अगर उसका पिक्चर फ्लॉप हो गया तो कोई उसकी कहानी लिखता नहीं। कोई भी जो हीरो चलता है उसकी उम्र भी हो जाती तो भी उसके फोटो छपते हैं। तो ये ऐसा है, हमारी सरकार इतना काम कर रही है, लोगों में इतनी हमारी अच्छी इमेज है। नेचुरली हमारे बारे में जो भी कहीं निगेटिव पॉजिटिव चर्चा करना सबको पसंद है और हम ताकतवान हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना कि जनता परिवार ये क्यों इकट्ठा हुआ है, इसका एकमात्र कारण है हम ताकतवान बने इसलिए इकट्ठा हुए। अगर हम वीक रहते तो एक दूसरे के कपड़े फाड़ते रहते। ये हम लोग ताकतवान बने इसलिए इकट्ठा हुए। अब वो कम्युनिस्ट पार्टी भी उनके साथ जाएगी। इनका विचारों में कोई तालमेल नहीं है, एक दूसरे से झगड़ा करते रहे आज तक, यानी बातचीत नहीं करते थे। क्योंकि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ताकतवान बनी इसलिए सब एक आगे। बट राजनीति हर के साथ ऐसा ही कराती है। ग्राउंड लेवल पर कुछ रियलिटी है और रियलिटी को कोई नकार नहीं सकता। और परिस्थिति ऐसी आती है कि आपको नई अलायंसेस करनी पड़ती है और कोई अलायंसेस खुशी से नहीं होती, हर अलायंस मजबूरी से होती है और वो उस समय की परिस्थिति की मांग होती है। ये सच्चाई है। और देखो, मैं दबंग, आप कह रही इसलिए, पर मैं सच्चाई को स्वीकारता हूँ। लेकिन क्या कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं क्या? 100% करने पड़ते हैं। देखो, लाइफ इज अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस। बट सरकार में आके भी कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ रहे हैं क्या आपको? देखिए, जहाँ तक बेसिक बातें हैं, जो हमारी सरकार की नीतियाँ हैं, जो हमारी विचारधारा है, जो कार्यक्रम हमने तय किए, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। पर जब सबको साथ में लेकर चलना पड़ता है तो किसी भी पार्टी और व्यक्ति को उसके गुणों दोषों के साथ स्वीकारते हैं। गुणों के कारण फायदा भी होता है, कई दोषों के कारण तकलीफ भी होती है, फिर भी उसको साथ लेकर चलना होता है। बड़े लोग हो, छोटे लोग हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, सबको लेकर चलना पड़ता है। पार्टी के अपने सहयोगियों को आप समझा नहीं सकते हैं क्या कि आज का वक्त ये नहीं है, इस तरीके का? देखिए, सबको हम समझाते रहते हैं पर उनके दुख कुछ अलग भी होते हैं। इसलिए कोई इश्यू पर बोल रहा है इसका मतलब वो उसका दर्द वहाँ ही होता है, ऐसा नहीं है। दर्द के भी कारण अलग अलग होते हैं और अलायंस पॉलिटिक्स में ये चलते रहता है। ये 1 साल होने पर क्या खोया नितिन गडकरी ने? आप सरकार में हैं, क्या खोया और क्या पाया? पाया तो बहुत कुछ दिख रहा है। ऐसा है कि मैं जो अभी जितना जमीन पर रात को रोज होटल में जाके इधर खाना खाता था, उधर बैठता था, लोगों के साथ मिलता था, तो काम के दबाव के कारण तो थोड़ा सा तो लाइफ बदल गया है और बहुत स्ट्रेस, लगातार स्ट्रेस नहीं रहता मेरे को, मैं चिंता नहीं करता कोई बात। मैं लगातार काम करते रहूँगा, मैं करते रहता हूँ, मस्ती से करते रहता हूँ, कोई चिंता नहीं मुझे। ऑन दैट नोट, नितिन गडकरी जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे आमने सामने में नितिन गडकरी। मैं अनुराधा प्रसाद किसी नई पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।